हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। हमारा आज का सेशन दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट से रिलेटेड है, जहां हम लोग कुछ बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करने वाले हैं। ये सारे एमसीक्यूज आप देखोगे ना तो एनटीए बेस्ड हैं एंड इसमें जितने भी क्वेश्चंस हैं सब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है, तो सबकी प्रैक्टिस आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना। वैसे तो हमने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट्स, मॉडल पेपर, सैम्पल पेपर ऑलरेडी अपलोड किए हुए हैं, बट ये फर्दर एनटीए बेस्ड कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जो कि एग्जाम में आ सकते हैं। तो चलो फिर जल्दी से अपना आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है, हमने जो फर्स्ट 30 क्वेश्चंस लिए हैं वो है असर्शंस और रीजन से रिलेटेड। ये असर्शन और रीजन से रिलेटेड अगर देखोगे तो हर एक यूनिवर्सिटी अब एग्जाम में क्वेश्चंस कवर करती है। दो पैटर्न पे क्वेश्चंस होते हैं, एक तो असर्शन रीजन पे और एक जो दो स्टेटमेंट दिया रहता है और आपको बताना होता है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट है। तो आज जो हम लोग 30 क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं वो इन्हीं असर्शन एंड रीजन से रिलेटेड है। अच्छा, 4 ऑप्शन दिया हुआ है हर एक क्वेश्चन में। पहले ऑप्शन में ये है कि असर्शन रीजन दोनों करेक्ट है, दूसरे में ये है कि असर्शन रीजन दोनों इनकरेक्ट है, तीसरे में है कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, एंड चौथे में है कि रीजन करेक्ट है बट असर्शन इनकरेक्ट है। तो देखते हैं, हमारे पास सबसे पहला क्वेश्चन है कि ट्रांसफरेंस ऑफ वर्कर्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज विल रिजल्ट इन हायर नेशनल प्रोडक्टिविटी पर हेड। कह रहा है कि अगर वर्कर्स एग्रीकल्चर सेक्टर से हट करके इंडस्ट्री सेक्टर में जाएं, शिफ्ट हों, तो क्या नेशनल प्रोडक्टिविटी पर हेड बढ़ेगी? बट ऑब्वियस बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि इंडस्ट्रीज़ में जब वो वर्क करेंगे तो नो डाउट प्रोडक्शन इंक्रीज होगी। एंड सेकेंड रीजन में बोला है कि प्रोडक्टिविटी पर हेड इन इंडस्ट्रीज इज जनरली हायर देन एग्रीकल्चर। नो डाउट आप रीजन अगर देखो तो करेक्ट है ना। कह रहा है कि इंडस्ट्रीज में जो प्रोडक्टिविटी होती है पर हेड वो कंपैरेटिवली एग्रीकल्चर से ज़्यादा होती है। एग्रीकल्चर में जनरली क्या होता है कि एक ही लैंड पे बहुत सारे लोग इन्वॉल्व होते हैं, बट इंडस्ट्रीज़ में ऐसा नहीं होता है। इंडस्ट्रीज़ में क्या होता है, जितने लोगों की ज़रूरत है उतने ही लोग एक पर्टिकुलर मशीन पे वर्क करते हैं। क्लियर? तो यहाँ असर्शन भी करेक्ट है, रीजन भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन्स आर करेक्ट। नेक्स्ट इज असर्शन दिया डेफिसिट फाइनेंसिंग प्रोवाइड्स अ नेसेसरी सप्लीमेंट टू प्राइवेट वॉलंटरी सेविंग। अब देखो, सबसे पहले तो डेफिसिट फाइनेंसिंग की अगर हम बात करें तो इसकी वजह से इन्फ्लेशन होता है, और अगर इन्फ्लेशन हुआ मार्केट में तो नो डाउट ये आपकी सेविंग्स को पूरी तरीके से अफेक्ट करता है। जो भी आपने अपनी सेविंग की होगी या जो भी आपकी सेविंग्स हैबिट होंगी उन सब को ये एडवर्सली अफेक्ट करेगा। और हमसे असर्शन में क्या कह रहा है कि डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से प्राइवेट वॉलंटरी सेविंग बढ़ेगी, पॉसिबल ही नहीं है। रीजन कह रहा है डेफिसिट फाइनेंसिंग बाय इंक्रीजिंग इनकम्स मेक्स वे फॉर मोर सेविंग्स। डेफिसिट फाइनेंसिंग की वजह से क्या हमारे पास ऑप्शन खुलते हैं सेविंग्स इंक्रीज करने के लिए? नो, डेफिसिट फाइनेंसिंग सिंपली क्या करती है, इन्फ्लेशन को इंक्रीज करती है, एंड क्योंकि इन्फ्लेशन इंक्रीज होने से हमारी सेविंग्स डिक्रीज हो जाएगी, दैट इज जो सेविंग्स उसको एडवर्सली अफेक्ट करेगा। तो ना तो असर्शन करेक्ट है ना रीजन करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा बी। नेक्स्ट, इन इंडिया इनडायरेक्ट टैक्सेस कॉन्स्टिट्यूट अ लार्ज शेयर इन गवर्नमेंट रेवेन्यू। अब अगर देखा जाए ना तो जीएसटी की बात करो, जीएसटी का पोर्शन ज़्यादा होता है कंपैरेटिवली डायरेक्ट टैक्स से, एंड टैक्सेस आर एन इंपॉर्टेंट सोर्स ऑफ इनकम टू द गवर्नमेंट। नो डाउट ये भी करेक्ट है, तो बोथ स्टेटमेंट ही करेक्ट है, दैट इज असर्शन भी करेक्ट है एंड रीजन भी करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एफिशिएंटली व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। अब पहले तो समझो कि व्हाट इज प्राइस मैकेनिज्म। अब प्राइस मैकेनिज्म की बात करें तो ये क्या करता है कि डिमांड एंड सप्लाई के बीच का जो फोर्सेस है ना उसी सिस्टम को रेफर करता है प्राइस मैकेनिज्म। एंड डिमांड एंड सप्लाई कि जो फोर्सेस हैं वो बेसिकली क्या डिटरमाइन करती है, कमोडिटीज़ की प्राइस को। ये हमने पढ़ा था किसमें, परफेक्ट कंपटीशन में, और यही चीज़ लिखा है कि प्राइस मैकेनिज्म ऑपरेट्स एफिशिएंटली व्हेन देयर इज परफेक्ट कंपटीशन। यस, परफेक्ट कंपटीशन में जो हम लोग प्राइस डिटरमाइन करते हैं वो किसकी हेल्प से करते हैं, विद हेल्प ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। क्लियर? सेकेंड बोला है, इन अदर फॉर्म्स ऑफ मार्केट प्राइस मैकेनिज्म मे नॉट फंक्शन इन एन एफिशिएंट मैनर। ये भी करेक्ट है, क्योंकि बाकी जितने भी फॉर्म्स ऑफ मार्केट है जैसे मोनोपोली, मोनोपोलिस्टिक, उसमें डिमांड एंड सप्लाई के फोर्सेस को कंसिडर कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, बट परफेक्ट कॉम्पिटिशन में तो हम डिमांड एंड सप्लाई के फोर्स को ही लेकर के चलते हैं। बेसिकली प्राइस परफेक्ट कॉम्पिटिशन में क्या होता है, प्राइस टेकर होते हैं, प्राइस मेकर नहीं होते। क्लियर? तो यहाँ क्या है कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन एज वेल एज रीजन। नेक्स्ट,
The demand for a commodity increases with a fall in its price and decreases with a rise in its price, other things remaining the same. यहाँ लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हो, लॉ ऑफ डिमांड में यही कहता है कि डिमांड एंड प्राइस के बीच में किस तरह का रिलेशन होगा, इन्वर्स रिलेशन होगा। कब? जब बाकी सारे फैक्टर्स कांस्टेंट हो, मतलब जो प्राइस है रिलेटेड गुड्स का, इनकम ऑफ द कंज्यूमर, ये सब जब कांस्टेंट होगी तो उस केस में डिमांड एंड प्राइस के बीच में कैसा रिलेशन होगा, इन्वर्स। और यही असर्शन में बताया है। सेकेंड स्टेटमेंट में कह रहा है कंज्यूमर ऑलवेज ट्राइज टू मैक्सिमाइज सेटिस्फैक्शन बाय इक्वलाइजिंग द मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ द कमोडिटी विद इट्स प्राइस। नो डाउट अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये हम कहाँ तक इक्वल लेकर के जाते हैं, प्राइस तक। और प्राइस तक इक्वल मतलब क्या है कि मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन लेवल कंज्यूमर को मिलता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी एज वेल एज रीजन भी। तो करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, इंक्रीज इन द प्राइसेस ऑफ सम गुड्स लीड्स टू एन इंक्रीज इन द डिमांड। आप देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि या हम लोग बात करें वेबलन गुड्स की, जैसे अगर हम लोग बात करें डायमंड की, कॉस्टलियर कारपेट की, तो उनके केस में क्या होता है कि जैसे जैसे प्राइस बढ़ती है वैसे वैसे उसकी डिमांड भी बढ़ती जाती है। क्यों? क्योंकि वो स्टेटस सिंबल होता है। नेक्स्ट है व्हेन द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी इज इंक्रीजिंग एंड कंज्यूमर्स एक्सपेक्ट्स अ फर्दर राइज इन इट्स प्राइस, दे विल ट्राई टू स्टोर मोर एंड मोर क्वांटिटी ऑफ द कमोडिटी। यही होता है ना कि अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है कि फ्यूचर में जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इंक्रीज होगी, तो आप क्या करते हो कि आज उसकी डिमांड बढ़ा देते हो। रीजन बीइंग आज आप उसको स्टोर करके रखते हो सो दैट जब फ्यूचर में उसकी प्राइस बढ़ जाए तो आपको प्रॉब्लम ना हो। क्लियर? तो नो डाउट यहाँ दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, असर्शन भी एज वेल एज रीजन भी। नेक्स्ट, other things remaining the same, any change in the price of a commodity results in the change in the quantity supplied। कह रहा है अगर हम बाकी चीज़ों को कांस्टेंट रखें तो कोई भी चेंज अगर कमोडिटी के प्राइस में होगा तो वो क्वांटिटी सप्लाइड को भी चेंज करेगा। ये होता ही है, बाकी चीज़ अगर कांस्टेंट है तो लॉ ऑफ सप्लाई ये कहता है कि प्राइस एंड सप्लाई डायरेक्ट रिलेशन इनके बीच में होता है कि अगर प्राइस इंक्रीज होगा तो सप्लाई भी इंक्रीज होगी, प्राइस डिक्रीज होगा तो सप्लाई भी डिक्रीज होगी। If the price of a commodity remains constant and yet its supply curve shifts to the right or to the left, it is called change in the supply। Simply क्या कह रहा है कि अगर प्रोडक्ट की प्राइस जो है वो कांस्टेंट है, लेट्स से इतनी प्राइस है और इस प्राइस पे हमारा सप्लाई कर्व ये है, और क्वेश्चन में कह रहा है कि अभी भी प्राइस कांस्टेंट है बट अगर हमारा सप्लाई कर्व शिफ्ट हो रहा है राइट वर्ड और लेफ्ट वर्ड, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई। सिंपली क्या होता है ना कि दो चीज़ होती है, अगर प्राइस में चेंज होने से सप्लाई चेंज हो तो उस केस में ना जो आपने सप्लाई कर्व बनाया है उसी में मूवमेंट होती है अलोंग द सप्लाई कर्व। बट अगर अदर फैक्टर्स में चेंज हो रहा है, प्राइस कांस्टेंट है एंड सप्लाई चेंज हो रही है, तो इसको हम क्या कहते हैं, चेंज इन सप्लाई कर्व और राइटवर्ड शिफ्ट और लेफ्टवर्ड शिफ्ट। अगर इस टॉपिक पे देखोगे ना तो हमने डिमांड को एक्सप्लेन किया हुआ है, पूरा डिटेल में एक्सप्लेन किया है विद द हेल्प ऑफ कर्व। उसी पैटर्न पे हम लोग को सप्लाई भी समझ आ जाएगा। तो अगर आपने हमारी डिमांड वाली क्लास देखी होगी तो सप्लाई आप इजीली समझ पाओगे। तो यहाँ पे भी दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, the demand curve representing unitary elasticity of demand on each of its point assumes the shape of a rectangular hyperbola। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि अगर डिमांड कर्व यूनिटरी इलास्टिक है, मतलब ED इज इक्वल टू 1 है, तो नो डाउट डिमांड कर्व किस तरीके से बनता है, रेक्टेंगुलर हाइपरबोला। टोटल एक्सपेंडिचर ऑन अ कमोडिटी फॉर विच द इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज यूनिटरी ऑलवेज रिमेन्स कॉन्स्टेंट वॉट एवर बी द प्राइस इन इट्स whatever be the change in its price। अगेन ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। और टोटल एक्सपेंडिचर का क्या रिलेशन होता है प्राइस के साथ, क्वांटिटी के साथ, ये भी हमने डिटेल में एक्सप्लेन किया हुआ है। इसीलिए हमने बोला कि जो हमारी डिमांड से रिलेटेड एक पूरी प्लेलिस्ट है उसको ज़रूर कवर कर लेना, क्योंकि उसको कवर करने के बाद ना आपको किसी भी टॉपिक में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा रिलेटेड टू डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो क्योंकि ये दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है तो करेक्ट आंसर होगा ए। क्वेश्चन नंबर 9 हम कट कर रहे हैं, ये इररेलेवेंट है। 10 पे आएंगे। देखो फर्स्ट स्टेटमेंट, इफ द प्राइस ऑफ अ कमोडिटी राइजेस टोटल रेवेन्यू ऑलवेज राइज। ऐसा तो नहीं है, प्राइस राइज होने पे टोटल रेवेन्यू राइज भी हो सकता है, फॉल भी हो सकता है। और इस टॉपिक पे भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। हम लिंक जो है ना प्लेलिस्ट की आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, टेलीग्राम पे भी शेयर कर देंगे, सो दैट आप लोग वो क्लासेस अच्छे से कवर कर पाओ। और हमने पहले ही बोला था कि ये सारे टॉपिक एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलिवेंट है। सेकंड बोला है द कमोडिटी शुड हैव इन इलास्टिक डिमांड, मतलब ईडी इज लेस देन 1 होगा कब, जब टोटल रेवेन्यू एंड प्राइस में कैसा रिलेशन हो, डायरेक्ट रिलेशन। ये हमने बताया कि ये स्टेटमेंट करेक्ट है क्योंकि ये पॉइंट हमने डिस्कस भी किया है, बट फर्स्ट असर्शन इनकरेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा डी की रीजन तो करेक्ट है बट असर्शन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट,
फॉर इन्फीरियर गुड्स द इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज नेगेटिव। येस, अगर इन्फीरियर गुड्स है मतलब सस्ते गुड्स हैं तो जैसे जैसे आपकी इनकम बढ़ेगी आप उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की डिमांड डिक्रीज करते जाओगे। एज इनकम राइजेज गुड्स ऑन विच स्पेंडिंग ग्रोज रिलेटिवली फास्टर देन इनकम विल ऑक्यूपाई अ राइजिंग शेयर ऑफ इनकम। येस, अगर हम ये कह रहे हैं कि हमारी इनकम बढ़ रही है, इनकम बढ़ने के साथ साथ हम जिन गुड्स पे खर्चा करेंगे मतलब खर्चा बढ़ाएंगे वही ना हमारे इनकम का सबसे बड़ा पोर्शन होगा जहां हम इन्वेस्ट कर रहे हैं। तो ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट, इफ टू डिमांड कर्व्स आर ड्रॉन ऑन द सेम स्केल देन द स्टीपर डिमांड कर्व रिफ्लेक्ट्स लोअर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड देन द फ्लैटर डिमांड कर्व। इस पे भी हमने डिस्कशन किया है कि स्टीपर डिमांड कर्व क्या होता है और फ्लैटर डिमांड कर्व क्या होता है। उसके अकॉर्डिंग असर्शन करेक्ट है। एंड डिमांड इज मोर रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंजेस इन रिस्पेक्ट ऑफ फ्लैटर डिमांड कर्व देन इन रिस्पेक्ट ऑफ स्टीपर डिमांड कर्व। ये भी स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए। और ये डिटेल डिस्कशन पहले देख लेना कि स्टीपर डिमांड कर्व क्या होता है, फ्लैटर डिमांड कर्व क्या होता है, तो ये टॉपिक बहुत ही ईजिली आप लोग समझ जाओगे। क्वेश्चन नंबर 13 पे हम कट कर रहे हैं, इररिलेवेंट है। नेक्स्ट, इलास्टिसिटी इज लेस ऑन द स्टीपर डिमांड कर्व एज कम्पेयर टू द फ्लैटर डिमांड कर्व। अब देखो अगर हम लोग फ्लैटर डिमांड कर्व की बात करें ना तो ये ज़्यादा इलास्टिक होता है कंपैरेटिवली स्टीपर डिमांड कर्व के। तो यही चीज़ यहाँ मेंशन की गई है। अब वैसे तो देखो ये कॉन्सेप्ट हमने बताया हुआ है स्टीपर डिमांड कर्व एंड फ्लैटर डिमांड कर्व। स्टिल हम यहाँ पे एक पॉइंट बताते हैं कि जो रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड होता है मतलब जो ज़्यादा इलास्टिक डिमांड होगा वो ज़्यादा फ्लैटर होता है। रीज़न बीइंग कि वहाँ पे जिस पर्सन से क्वांटिटी डिमांड चेंज होता है वो हमेशा ग्रेटर होता है देन अ परसेंटेज चेंज इन प्राइस। एंड जहाँ हमारा डिमांड कर्व थोड़ा स्टीपर होगा वहाँ ये समझ लेना कि वो रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड है, दैट इज़ लेस देन 1। ठीक, और बाकी डिटेल में पूरा कॉन्सेप्ट हमने अपने पहले के सेशंस में बताया हुआ है। जो प्लेलिस्ट हम ऑलरेडी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रहे हैं, बस उस प्लेलिस्ट को कवर कर लेना तो सारे टॉपिक्स खुद ब खुद क्लियर हो जाएंगे कि स्टीपर डिमांड कर्व क्या है, फ्लैटर डिमांड कर्व क्या एंड सो ऑन। एंड सेकेंड पॉइंट में बोला इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड विल डिपेंड इंटायरली ऑन, ये AQAP है, ठीक है, दैट इज चेंज इन क्वांटिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन प्राइस। सिंस प्राइस बाय क्वांटिटी सेम फॉर बोथ एट द पॉइंट ऑफ इंट्रैक्शन। तो सही तो है, जो चेंजेस होता है उसी पे तो ज़्यादा डिपेंड करता है, ये प्राइस है सॉरी, चेंजेस पे ज़्यादा डिपेंड करता है ना कि ओरिजिनल प्राइस ओरिजिनल क्वांटिटी पे। तो करेक्ट आंसर होगा ए कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, बायर्स एक्सपेक्ट करंट प्राइस टू हैव नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर प्राइसेस इफ द इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन इज इक्वल टू 1। अब कह रहा है कि अगर ED इज इक्वल टू 1 है तो नो डाउट हम क्या कह रहे हैं कि जितने से प्राइस इंक्रीज होगा उतने से ही डिमांड फॉल होगा। बायर्स एक्सपेक्ट करंट प्राइस टू हैव नो इफेक्ट ऑन फ्यूचर प्राइसेस। तो क्या क्वेश्चन में सिंपली कह रहा है कि अगर उनकी एक्सपेक्टेशन है कि इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड किसके बराबर है, 1 के बराबर है, तो नो डाउट फ्यूचर प्राइजेस किसी भी तरीके से अफेक्ट नहीं होगी। तो आज भले राइज हो भी जाए तो भी क्या फ्यूचर में उसकी प्राइस इंक्रीज हो रही है, नहीं हो रही है। और सिंपली इसका रीज़न ये है क्योंकि ED इज इक्वल टू 1 है। ED इज इक्वल टू 1 है तो मतलब जितना प्राइस में चेंज होगा उतना ही डिमांड में भी चेंज होगा। इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन इज डिफाइंड एज अ रेशियो ऑफ परसेंटेज चेंज इन द एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस टू द परसेंटेज चेंज इन करंट प्राइस। ये सिंपली यहाँ पे फॉर्मूला बता रहा है इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस एक्सपेक्टेशन का कि परसेंटेज चेंज इन एक्सपेक्टेड फ्यूचर प्राइसेस डिवाइडेड बाय परसेंटेज चेंज इन करंट प्राइसेस, यही फॉर्मूला है। तो नो डाउट दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। तो करेक्ट आंसर होगा ए कि बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, ड्यूरिंग वेरी शॉर्ट पीरियड द सप्लाई कर्व इज वर्टिकल दैट इज इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई इज 0। बहुत शॉर्ट पीरियड की बात करें तो क्या हम लोग सप्लाई को चेंज कर सकते हैं, नहीं कर सकते। तो हमारा ES क्या होता है, हमेशा 0 होता है यहाँ पे। एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोला है टाइम प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन डिटरमाइनिंग इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई। नो डाउट जितना ज़्यादा हमारे पास टाइम होगा हमारा इलास्टिसिटी ऑफ सप्लाई उतना ही ज़्यादा फ्लक्चुएट करेगा, क्योंकि सप्लाई के लिए हम लोग को सिंपली क्या चाहिए होता है, टाइम चाहिए होता है। द लॉन्गर द पीरियड ऑफ टाइम द मोर इलास्टिक इज सप्लाईज लाइकली टू बी। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि सिंपली हम लोग सप्लाई में देखें कि ये कंप्लीटली किस पे डिपेंड होता है, टाइम पीरियड पे। वेरी शॉर्ट पीरियड, लॉन्ग पीरियड, वेरी लॉन्ग पीरियड, उसके अकॉर्डिंग इलास्टिसिटी चलती है। तो करेक्ट आंसर होगा ए कि दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट, when the demand for a product falls it causes a decrease in both the equilibrium price and quantity bought and sold। कह रहा है अगर डिमांड फॉल करेगा तो उस केस में हमारा इक्विलिब्रियम प्राइस भी फॉल करेगा एंड जो क्वांटिटी हम परचेज करें वो भी फॉल करेगा। In a bid to clear their excess stock, the seller will be willing to reduce price। और ये भी सही है कि अगर आपके पास एक्सेस स्टॉक है तो आपको अगर उसको बेचना है तो नो डाउट आपको प्राइस क्या करना होगा, डिक्रीज करना होगा। दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। करेक्ट आंसर होगा ए, असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट,
एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी टोटल यूटिलिटी क्या होता है, मैक्सिमम होता है, एंड एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी मार्जिनल यूटिलिटी क्या होता है, जीरो। तो एट द पॉइंट ऑफ सैटिएटी ये दोनों ही सेटिस्फाई कर रहा है। करेक्ट आंसर होगा ए, बोथ असर्शन एंड रीजन आर करेक्ट। नेक्स्ट, when demand is perfectly inelastic मतलब ED is equal to zero, the entire bunch of sales tax or excise tax has to be borne by customer. yes, अगर यहाँ पे ये होता है ना कि प्राइस के इंक्रीज होने पे या डिक्रीज होने पे आपकी डिमांड में कोई भी चेंजेस नहीं आता है, तो सिंपली यहाँ पे जो भी टैक्स का बर्डन होता है वो कंप्लीटली कौन बियर करता है, कंज्यूमर बियर करता है। प्राइस ऑफ कमोडिटी राइजेस बाय द फुल अमाउंट ऑफ टैक्स, पर ये गलत है, कह रहा है कि जो प्राइस है कमोडिटी की वो इंक्रीज होती है फुल अमाउंट ऑफ टैक्स से, ऐसा नहीं पॉसिबल है। सिंपली प्राइस इंक्रीज डिक्रीज करेगी, कितने भी अमाउंट से इंक्रीज डिक्रीज कर सकती है, पर पूरा जो बर्डन है टैक्स का वो पड़ता है कंज्यूमर पे। तो असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, दैट इज करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, गवर्नमेंट इन मोस्ट कंट्रीज ग्रांट सब्सिडीज टू बूस्ट प्रोडक्शन, ये तो करेक्ट है भाई। सब्सिडी गवर्नमेंट क्यों देती है, सिर्फ इसीलिए ना देती कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बना करके मार्केट में सेल कर पाओ। सब्सिडी हेल्प्स इन रिड्यूसिंग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, देयर बाय प्राइजेस कम्स डाउन एंड आउटपुट इंक्रीजेस। नो, सब्सिडी कभी भी आपको आपके कॉस्ट को कम करने में हेल्प नहीं करती है। सब्सिडी बेसिकली आपको मिलती है सो दैट अपने अपने प्रोडक्शन को आप इंक्रीज कर पाओ, प्रोडक्शन पर्पस के लिए मिलती है, ये इसलिए नहीं मिलती कि आप अपनी कॉस्ट को कम करके आउटपुट इंक्रीज कर पाओ। तो यहाँ पे भी असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ अ कमोडिटी कैन बी पॉजिटिव, जीरो और नेगेटिव। यस, अगर मार्जिनल यूटिलिटी की बात करें तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है, जीरो भी हो सकता है, एज वेल एज नेगेटिव भी होता है। एंड मार्जिनल यूटिलिटी का फॉर्मूला क्या है, MU इज इक्वल टू TUN माइनस TUN माइनस 1। वही चीज़ देखो यहाँ लिखी है, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। Next, beyond the point of satiety, the total utility declines and marginal utility turns negative. अब point of satiety पे क्या होता है कि total utility अपने maximum पे होता है और marginal utility zero होता है, तो no doubt उसके आगे total utility decrease होने लगता है और marginal utility negative में चला जाता है। एंड सेकेंड स्टेटमेंट बोला है कि स्लोप ऑफ टोटल यूटिलिटी कर्व एट ईच पॉइंट इंडिकेट्स मार्जिनल यूटिलिटी। नो, कह रहा है कि टोटल यूटिलिटी कर्व जो बनाते हैं वो हर पॉइंट पे क्या मार्जिनल यूटिलिटी शो करता है, नहीं, बल्कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या शो करता है, TUN माइनस TUN माइनस 1। तो फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है बट रीजन इसका करेक्ट नहीं है, तो करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट, फॉर इन्फीरियर गुड्स when income increases their demand falls, ये तो करेक्ट स्टेटमेंट है। इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड फॉर इन्फीरियर गुड्स इज ऑलवेज नेगेटिव, ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, तो आंसर होगा ए कि असर्शन एंड रीजन दोनों करेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व हैज टू बी कॉन्वेक्स टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन। येस, ओरिजिन से हमेशा कॉन्वेक्स बनता है। एंड इंडिफरेंस कर्व एनालिसिस अज्यूम्स डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, ये भी करेक्ट है। डिमिनिशिंग मतलब घटता हुआ मार्जिनल रेट ऑफ MRS अगर हम देखें ना तो इंडिफरेंस कर्व पे क्या होता है, हमेशा डिमिनिश करता है। क्यों, क्योंकि एक अगर आपको प्रोडक्ट की यूनिट इंक्रीज करनी होती है तो नो डाउट दूसरी यूनिट को, दूसरे प्रोडक्ट की जो यूनिट है उनको आपको सैक्रिफाइस करना होता है, तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, ये करेक्ट है। ईच इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स टू डिफरेंट सेट्स ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कमोडिटीज प्रोवाइडिंग एन इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। देखो, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन तो होता है, दो कमोडिटीज का सेट भी होता है, बट दो डिफरेंट सेट ऑफ कॉम्बिनेशन, सिर्फ दो सेट हमारे पास नहीं होता है, कई सारे, मतलब जो दो कमोडिटीज़ हैं ए और बी, इनके कई सारे हमें सेट्स बनाने होते हैं, कॉम्बिनेशंस बनाने होते हैं जिन पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। तो असर्शन करेक्ट है, रीजन इनकरेक्ट है, करेक्ट आंसर होगा सी कि असर्शन करेक्ट है बट रीजन इनकरेक्ट है। नेक्स्ट, इंडिफरेंस कर्व इन द केस ऑफ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट इज एन एल शेप्ड कर्व, येस। एंड मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन, अगर आप देखोगे ना कि जहाँ परफेक्ट कॉम्प्लीमेंट्स होता है इंडिफरेंस कर्व इस तरीके से एल शेप बनता है और वहाँ MRS क्या होता है, हमेशा जीरो, वहाँ डिक्रीज नहीं होता, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है और इस पर भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है। बजट लाइन मूव्स पैरेलल टू इटसेल्फ बिकॉज ऑफ चेंज इन इनकम ओनली, येस। अगर बजट लाइन की बात करें तो ये हमेशा पैरेलल ही चलता है, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ इनकम चेंज होती है, बाकी जो आपका प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन है वो तो चेंज हो नहीं रहा है। When prices of both commodities changes in the same direction and same proportion, तो जो बजट है वो हमेशा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, पैरेलल टू द ओरिजिनल पोजीशन, इनकम रिमेनिंग द सेम। यस, अगर ये है तो ये इधर ही ना शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि सिंपली क्या हो रहा है कि अगर दोनों ही कमोडिटीज़ की प्राइस चेंज हो जाए तो वो चाहे तो राइटवर्ड शिफ्ट होगा चाहे लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा, क्यों, क्योंकि आपकी इनकम नहीं चेंज हो रही है, बट आप अब उतनी ही इनकम पे अगर मान लो दोनों प्रोडक्ट की जो प्राइस है वो डिक्रीज हो गई तो ज़्यादा खरीद पाओगे और बढ़ गई तो कम खरीद पाओगे, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए। नेक्स्ट, ईच पॉइंट ऑन द इनकम कंजम्पशन कर्व रिप्रेजेंट्स द इक्विलिब्रियम पॉइंट्स फॉर अ कंज्यूमर एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम, येस। हर पॉइंट जो इनकम कंजम्पशन कर्व पे होता है वो क्या रिप्रेजेंट करता है, इक्विलिब्रियम पॉइंट, किसके लिए, कंज्यूमर के लिए एट वेरियस लेवल ऑफ इनकम।
Income consumption curve is a locus of equilibrium point for all possible level of income with constant prices of both the commodities and a given consumer preference pattern. दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए कि बोथ assertion and reason क्या है, करेक्ट है. नेक्स्ट, the 45-degree line from the origin constitutes an upper limit for the angel expenditure curve. अब अगर हम लोग 45 डिग्री लाइन की बात करें तो ये बेसिकली एक ऐसी लाइन है जहाँ पे एग्रीगेट एक्सपेंडिचर किसके बराबर होता है, आउटपुट के, मतलब एक्सपेंडिचर और आउटपुट इक्वल होता है. एंड इसकी ओरिजिन कहाँ से आई, एंजल एक्सपेंडिचर कर्व से, ये तो करेक्ट है. एंड यहाँ एक्सपेंडिचर कभी भी इनकम से ज़्यादा नहीं हो सकता. जब एक्सपेंडिचर आउटपुट के बराबर है तो इनकम से ज़्यादा कैसे होगा, तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट है, तो करेक्ट आंसर होगा ए. और आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है कि ऑल इन्फीरियर गुड्स आर नॉट गिवन गुड्स. ये भी करेक्ट है क्योंकि जनरली क्या होता है, हमने पढ़ा भी है कि गिवन गुड्स मतलब होता है जैसे बाजरा, एंड इन्फीरियर गुड्स लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं. बेसिकली दोनों ही लो क्वालिटी प्रोडक्ट्स होते हैं, बट इन्फीरियर गुड्स, क्या सारे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स होते हैं, नो. फ्यू इन्फीरियर गुड्स कॉल गिवन गुड्स हुज नेगेटिव इनकम इफेक्ट इज सो स्ट्रॉन्ग एज टू आउटवे द पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट. ये भी करेक्ट है. कुछ ही ऐसे इन्फीरियर गुड्स गिवन गुड्स होते हैं जिनका नेगेटिव इनकम इफेक्ट इतना ज़्यादा होता है कि वो पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को ओवरकम करते. ठीक है, तो दोनों ही स्टेटमेंट क्या है, करेक्ट है. और इन्फीरियर गुड्स और गिवन गुड्स के बारे में भी हमने डिटेल डिस्कशन किया हुआ है जो हमने अपने सेशंस अपलोड किए हैं रिलेटेड टू डिमांड. इसीलिए हमने बोला कि डिमांड वाली क्लास अच्छे से कर लो तो ये सारे टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे. ये ओवरऑल 30 MCQs से रिलेटेड टू असर्शंस एंड रीजंस, एंड ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत रेलेवेंट है फॉर दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट 2022. तो इसकी प्रिपरेशन आप लोग बहुत अच्छे से कर लेना. एंड अगर किसी भी क्वेश्चन में कोई डाउट हो, किसी आंसर में डाउट हो, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो. साथ ही साथ आप हमसे डायरेक्टली कनेक्ट कर सकते हो व्हाट्सएप या टेलीग्राम पे. सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई है. उम्मीद करते हैं कि आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी होगी. अगर आपको आज की क्लास यूज़फुल लगी तो वीडियो को लाइक, कमेंट, शेयर ज़रूर करना. एंड अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना सो दैट आगे की क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिल पाए. अगर इस तरह के और क्वेश्चंस की आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारी टेस्ट सीरीज़ ज़रूर ज्वाइन करना, क्योंकि बेसिकली हमारी टेस्ट सीरीज़ का ही पार्ट है. हमने एक टेस्ट सीरीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी के लिए बहुत पहले स्टार्ट की थी, यूनिवर्सिटी वाइज टेस्ट सीरीज़, बट उसके अलावा हमने और भी कई सारे टेस्ट सीरीज़ लॉन्च किए हैं दिल्ली यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए. साथ ही साथ हमने इंपॉर्टेंट MCQs की भी सीरीज़ बनाई हुई है. अगर वो टेस्ट सीरीज़ आप ज्वाइन करना चाहते हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो या आप हमसे डायरेक्टली टेलीग्राम या व्हाट्सएप पे कनेक्ट कर सकते हो. वहाँ आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी रिलेटेड टू टेस्ट सीरीज़. अब हम लोग मिलेंगे हमारी नेक्स्ट क्लास में जहाँ हम लोग कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे डिस्कशन करेंगे, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पे डिस्कशन करेंगे रिलेटेड टू दिल्ली यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट. आज के लिए बस इतना. थैंक यू सो मच.